इस वेबिनार में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आप जानते हैं कि राजस्थान सरकार और इसकी कई संस्थाएं हैं जिसमें कई पदों पर भर्तियां निकली हुई है। इसी प्रकार से हम आज बात करेंगे डेयरी सेक्टर में जो भर्तियां निकली हुई है उस पर हम बात करेंगे कि उसमें किस प्रकार से कैंडिडेट्स तैयारी करें जिससे कि उनको सफलता प्राप्त हो सके। आप जानते हैं कि चाहे राजस्थान सरकार की वैकेंसीज हो, चाहे डेयरी सेक्टर की हो, चाहे आप जो है पावर कंपनीज की वैकेंसीज हो, सबकी परीक्षाएं होनी है। और जो टेक्निकल पोस्ट हैं उसमें ज़्यादातर भाग जो है टेक्निकल पोर्शंस के ऊपर पूछा जाते हैं प्रश्न, और कुछ भाग जो है राजस्थान से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आवश्यक है कि कैंडिडेट्स जो भी तैयारी करें वो सिलेबस के अनुसार करें। जो कैंडिडेट सिलेबस के अनुसार तैयारी करते हैं और सही गाइडेंस में यदि तैयारी करते हैं और जो सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं और जिनका वेटेज ज़्यादा है मार्क्स के हिसाब से, उनको ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ना है, और जिनका वेटेज कम है उनको उसी हिसाब से समय कम देना है और उसी हिसाब से उनकी तैयारी करनी है। मैं अपना परिचय देता हूं कि मैं राजस्थान सरकार में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरीज रह चुका हूं। इसके साथ साथ में एमडी आरसीडीएफ रह चुका हूं। मैं रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी भी था। इसी तरह से आपकी जो मिल्क यूनियन होती है उसका मैं जब जिला कलेक्टर था तो उसका प्रशासक भी रह चुका हूँ। इसी तरह से एमडी राजफेड रह चुका हूँ, मैं डायरेक्टर एग्रीकल्चर रह चुका हूँ, एमडी राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन रह चुका हूँ, और एमडी राजस्थान वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन में भी रह चुका हूँ। और इसके साथ साथ कई पदों पर मैंने काम किया है। मेरा स्पेशल पैशन है कि कैसे कैंडिडेट्स को तैयारी करवाई जाए सही गाइडेंस दे करके, जिससे कि कम से कम समय में वो अच्छी तैयारी कर सके और परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सके। परीक्षाएं होती है, कई परीक्षाएं होती है, कैंडिडेट्स भी पढ़ते हैं। कई कैंडिडेट्स पढ़ते हैं, समय के हिसाब से भी देखें तो कई कैंडिडेट्स काफ़ी प्रतिदिन के हिसाब से कई घंटों तक पढ़ते हैं। सिलेबस में के हिसाब से कई प्रकार की किताबें भी उपलब्ध होती है, नोट्स भी उपलब्ध होते हैं, और कई प्रकार के कोचिंग संस्थान भी उपलब्ध हैं जहाँ पर कि कैंडिडेट्स जाकर के पढ़ते हैं। लेकिन दोनों में फ़र्क है। मैं ये बात बताना चाहता हूँ आपको कि हम जो स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को जो गाइड करते हैं, हमारा उद्देश्य पढ़ाना नहीं होता है, हमारा उद्देश्य सिखाना होता है। फिर सिखाना इस प्रकार से जाया जाता है कि स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स सीखे, वो इस प्रकार से सीखे कि कम से कम समय में ज़्यादा सीखे। कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो कि डेयरी सेक्टर में चाहे वो जीएम की पोस्ट क्वालिटी कंट्रोल की हो, चाहे वो प्लांट की हो, चाहे वो अकाउंट्स ऑफिसर की हो, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री की हो, चाहे वो न्यूट्रिशन की हो, चाहे केटल फीड के बारे में पोस्ट हो, चाहे वो डेयरी सुपरवाइजर की पोस्ट हो, चाहे विलेज लेवल एक्सटेंशन वर्कर की पोस्ट हो, चाहे हेल्पर की हो, ये सभी प्रकार की पोस्टें डेयरी सेक्टर में निकली हुई है। और आप जानते हैं कि राजस्थान में आरसीडीएफ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक फेडरेशन है, और इसके नीचे 21 मिल्क यूनियंस हैं जो कि जिला स्तर पर काम करती है। और कुछ मिल्क यूनियंस ऐसी हैं जिनके पास 1 से 2 जिले भी आते हैं, और उनसे नीचे मिल्क डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है जिनको डीसीएस बोलते हैं, डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि विलेज लेवल पर काम करती है। इन त्रिस्तरीय ढांचे में ये काम करती है संस्थाएं, और इनका ढांचा जो है कोऑपरेटिव सेक्टर में बना हुआ है और कोऑपरेटिव सेक्टर के अंतर्गत काम करती है। और इनके इलेक्शंस होते हैं और उसके माध्यम से इनके अध्यक्ष बनते हैं और मैनेजमेंट चलता है और ये अपने आप को मैनेज करती है। आप जानते हैं कि राजस्थान पूरे भारत में मिल्क के उत्पादन में दूसरे नंबर पर आता है। इसके साथ साथ ही राजस्थान में कई गायों की ब्रीड्स हैं जो इंडिजिनस ब्रीड्स कहलाती है, चाहे थारपारकर हो, गिर हो, राठी हो, कांकरेज हो, ये जो है लोकल ब्रीड्स हैं। और आप जानते हैं कि वर्तमान में गायों का दूध काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, और इनका दूध कलेक्ट होकर के प्रोसेसिंग होता है, और प्रोसेसिंग होने के बाद कई प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं, कई प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं। आप दूध देखते हैं तो दूध भी कई प्रकार का होता है। छाछ बनती है, दही बनता है, पनीर बनता है, घी बनता है, बटर बनता है, तरह तरह के आइसक्रीम बनते हैं। इस तरह से आपके फ्लेवर्ड मिल्क बनते हैं, इसके जो है बिस्किट्स बनते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि इसके कई आइटम हैं जो कि दूध के माध्यम से बनते हैं और बिकते हैं, और सब ह्यूमन कंजम्पशन में काम में आते हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल के लिए पोस्टें निकली हुई है, प्लांट चलाने के लिए प्रोसेसिंग प्लांट है, तो वहाँ पर प्लांट ऑपरेट करने के लिए जो है आपके ऑफिसर्स चाहिए। फिर जब काम करते हैं तो इनको अकाउंट्स
बनाने के लिए, ऑडिट करने के लिए ऑफिसर्स की जरूरत पड़ती है, तो उसके हिसाब से अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट भी इसमें निकाली गई है। तो सबसे पहले आपको ये निर्धारित करना है कि आपको सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। साथ साथ में आपको सिलेबस के अनुसार पढ़ाई के साथ साथ ही नोट्स जरूर बनाइए अपने हाथ से। अपने हाथ से यदि नोट्स बनाते हैं तो आपको याद ज़्यादा होगा। और गाइडेंस लेनी हो तो उस व्यक्ति से लीजिए जो कि कई प्रकार की परीक्षाओं को सफलता प्राप्त कर चुके हैं, या इसमें उनकी जिनकी महारत है, स्किल्स हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने आरएस की परीक्षा दी थी, तो मैंने आरएस को टॉप किया था, पहली बार दी, और मेरे में और दूसरे नंबर वाले में 80 नंबर का डिफरेंस था। उस रिकॉर्ड को अभी तक कोई रोक तोड़ नहीं पाया। फिर उसके बाद में मैं इंडियन रेलवेज में ऑफिसर बन गया। उसके बाद में भारतीय रिजर्व बैंक, इंडियन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में मैं ऑफिसर बन गया। और उसके बाद में मेरे आईएएस में 19वीं रैंक थी ऑल इंडिया लेवल पर। अभी भी मेरा पैशन है, मैं कैंडिडेट्स को गाइड करता हूँ टेक्निकल पोस्ट के लिए और नॉन टेक्निकल दोनों पोस्टों के लिए। तो हम ये कह रहे हैं कि कैंडिडेट्स तैयारी करें, नोट्स बनाए, साथ साथ में उसके लिए सही गाइडेंस ले कि समय कम है और कम समय में कैसे कंसेप्चुअल क्लैरिटी की जाती है, और परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वहां पर बिल्कुल प्रश्न का उत्तर सही आए, सही दे कैंडिडेट, ताकि नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आए, ताकि सफलता जल्दी प्राप्त कर सके। देखो, आप जानते हैं कि इसमें हम पढ़ते हैं, चाहे हिंदी पढ़ते हैं, चाहे अंग्रेजी पढ़ते हैं, चाहे डेली साइंस पढ़ते हैं, चाहे मैनेजमेंट पढ़ते हैं, चाहे अकाउंटिंग पढ़ते हैं, चाहे जीएसटी के बारे में पढ़ते हैं, टैक्सेशन के बारे में पढ़ते हैं, डायरेक्ट टैक्स के बारे में पढ़ते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, कोऑपरेटिव में सोसाइटी का गठन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ते हैं, कैटल फीड के बारे में पढ़ते हैं। इस तरह से हम एनिमल जो है राजस्थान में, उनमें जो है किस प्रकार की बीमारियां होती है, उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, क्या सिस्टम है, किस किस के लिए वैक्सीनेशन होता है, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कई काम मैंने खुद ने कराए हुए हैं, क्योंकि मैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रह चुका हूँ डेयरी का, पूरे राजस्थान का। तो इन बातों को कंसेप्चुअल क्लैरिटी करवाना कैंडिडेट्स को, साथ साथ में सभी स्कीमों को बताना, साथ साथ में थ्योरेटिकल जो बैकग्राउंड है उसका, उसको सही तरीके से समझाना, कम समय में क्लियर करवाना बहुत जरूरी है। और यदि सही व्यक्ति यदि डायरेक्शन देता है तो कम से कम समय में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, कम से कम समय में। इसमें अनुभव भी काम करता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि कई लोग गाइड करते हैं, कोई परीक्षा पास नहीं की लेकिन गाइड करते हैं। ज़्यादा पढ़ने से कभी सफलता प्राप्त नहीं होती है। ये भी अपने आप में हुनर है, स्किल है, हर व्यक्ति में नहीं होता है। हर बात की स्किल है और उसकी का महत्व है समाज में, और महत्व बढ़ेगा, कम नहीं होगा। आप जानते हैं कि भी वर्तमान में बेरोजगारी बहुत है, बहुत बेरोजगारी है, और कोविड-19 के कारण से तो बेरोजगारी और बढ़ गई। अब वापस इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है, इसके कारण से बेरोजगारी थोड़ी कम हुई है, लेकिन अभी भी है। कुछ रोजगार ऐसे हैं जो खत्म हो गए कोविड-19 में, अभी तक चालू नहीं हुए। और बेरोजगारी हम युवाओं में देखते हैं तो बेरोजगारी युवाओं में सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी युवाओं में है, जो कि चिंता का विषय है। और इसके लिए जो है सरकार भी तरह तरह की पॉलिसीज बना रही है, बजट में भी कई तरह के सहायता दी जाती है। तो हम बात कर रहे थे कि डेयरी सेक्टर में जो भी वैकेंसी निकली हुई है उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए एक तो सही डायरेक्शन होना जरूरी है। आप जो है हर सब्जेक्ट वाइज जो है अपने रजिस्टर्स बनाइए, कॉपियाँ बनाइए, उसमें अपने हाथ से नोट्स बनाइए, लिखिए, अपने शब्दों में लिखिए, कम से कम शब्दों में लिखने का अभ्यास कीजिए। इससे क्या होगा, आप जब परीक्षा आएगी तो कम से कम समय में आप उनको रिवाइज कर सकते हैं। लिखने से ज़्यादा याद होता है, रिवाइज करने से और भी ज़्यादा याद रहता है, डिस्कशन करने से और भी ज़्यादा याद रहता है। और कोई व्यक्ति सही तरीके से गाइड करता है तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी ज़्यादा होती है, तो उसमें जो है आप बिल्कुल क्लैरिटी हो जाती है, तो आप उसको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आराम से आप जो है जो भी प्रश्न पूछा जाता है उसको आप उत्तर दे सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि आप में आत्मविश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास के लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप में सुधार करते रहें। कभी अपनी तुलना दूसरों से मत करिए कि वो क्या कर रहा है या दूसरे क्या कर रहे हैं, उसकी तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप की तुलना खुद से करिए। जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे, करेक्शन करते जाएंगे, वैसे वैसे आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा। और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए देखो, मेरी गलती मेरे को नहीं दिखती है। कोई व्यक्ति जो जानता है वही मेरी गलती सुधार सकता है, और वो गलती जल्दी पकड़ में आती है तो मेरे में सुधार भी जल्दी होगा और मैं ऊपर आगे बढ़ूंगा। समय कम होता है, उसी कम समय में सबको तैयारी करनी होती है। तो जो व्यक्ति कैंडिडेट जितना कम समय में अपने आप को सुधारता है
वो आगे बढ़ता रहता है। सुधारना और हर समय सुधारना, इसमें आत्मविश्वास बढ़ता है और दृढ़ निश्चय रखना है आपको, और मन में ये पक्का निश्चय करके चलना है आपको कि आप आशावादी बने, ऑप्टिमिस्टिक जिसको बोलते हैं। जब निराशा आ जाती है मन में कि देखो परीक्षा हो रही है, कितने कैंडिडेट्स बैठेंगे, मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा, कई बार ये सोच लेता है मेरा नंबर आने वाला नहीं है, गलत है। सब ऐसे ही बैठते हैं परीक्षा में। जो आशावादी होते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति रखते हैं और इच्छा शक्ति के हिसाब से काम करते हैं, सही डायरेक्शन में काम करते हैं, वो जीतते हैं। कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। तो मन को विचारों से आप यदि सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो निश्चित रूप से आपके आगे बढ़ने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं, बहुत बढ़ जाते हैं। याद रखें, आप हमेशा याद रखें कि हम सब जितने भी परीक्षा देने वाले हैं सब लगभग बराबर ही होते हैं, सब बराबर होते हैं। उनका वातावरण, बैकग्राउंड वो अलग अलग होता है। अब उसी समय में आप कैसे आगे बढ़ते हो, कैसे सीखते हो, वो सबका अलग अलग होता है, सबका अलग अलग होता है। और वहीं पे फर्क आता है, वहीं पे फर्क आता है, और वहीं जीवन में आगे बढ़ने या कम बढ़ने का अपॉर्चुनिटीज आगे उसी हिसाब से पैदा होती है। तो मैं आपको अपनी महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ कि आपको सिलेबस के अनुसार तैयारी करनी है, वेटेज के हिसाब से तैयारी करनी है, नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाते समय भी ध्यान रखें, आप नोट्स जब बनाते हैं तो कुछ स्पेस छोड़ देना चाहिए, ताकि कोई नई बात यदि आपको याद आती है या कहीं से मिलती है तो आप उसको खाली स्पेस में लिख सकते हैं। तो उससे आपको अलग से पेज पर लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आपको एक ही जगह पर पूरी सामग्री मिल जाती है, तो उससे आपको रिवाइज करने में बहुत आसानी होती है और बहुत अच्छा मतलब नोट्स आपके पास तैयार हो जाते हैं। तो इस हिसाब से आप यदि तैयारी करते हैं और डायरेक्शन यदि गाइडेंस आपको सही मिलती है समय समय पर, बहुत जरूरी। देखो कंपटीशन है, रूथलेस कंपटीशन है, कंपटीशन ही नहीं आजकल रूथलेस कंपटीशन है। इस कंपटीशन में जो है, जो सिस्टमेटिक वे में आगे बढ़ेगा, व्यवस्थित रूप से तैयारी करेगा, दृढ़ निश्चय रखेगा, वो आगे बढ़ेगा। हेल्पचर वे में यदि तैयारी करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, चाहे आप कितना ही पढ़ो, कुछ नहीं होता है। ऐसे कई लोग हैं जो कई बार परीक्षा देते रहते हैं, 1 बार दी, 2 बार दी, 3 बार दी, 5 बार दी, कुछ नहीं होता, फिर हार जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं कि हर चीज़ की सीमा होती है, देखो हार जाते हैं। फिर एज का फर्क पड़ता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे को, आपको, कैंडिडेट्स को बहुत सावधानी पूर्वक तैयारी करनी है, सही डायरेक्शन में तैयारी करनी है और सही गाइडेंस में तैयारी करनी है, और उसके हिसाब से आप दृढ़ निश्चय करके आत्मविश्वास के साथ आप तैयारी करते हैं, सही मटेरियल आप पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करने में आपको बहुत आसानी हो जाती है, बहुत आसानी हो जाती है। पूछी वही बातें जाती है जो कि सामान्य होती है। टेक्निकल सब्जेक्ट के बारे में पूछते हैं तो वही बातें पूछते हैं जो हम पढ़ते हैं। डेयरी टेक्नोलॉजी के बारे में पूछेंगे तो वही है जो हमारे को बीएससी में पढ़ाया जाता है। डेयरी टेक्नोलॉजी का बीटेक कोर्स होता है, उसमें पूछा जाता है, पढ़ाया जाता है, वही बातें पूछते हैं। राजस्थान के जीके के बारे में पूछेंगे तो वही पूछेंगे यहाँ पे क्या मिनरल्स मिलते हैं, कौन से इंडस्ट्रीज कहाँ पर स्थित हैं। जैसे राजस्थान में क्रूड ऑयल कहाँ मिलता है, बाड़मेर में मिलता है। मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, सरस्वती, रागेश्वरी, ये क्या है, ये तेल के कुओं के नाम है। इसी तरह से लिग्नाइट है, लिग्नाइट बाड़मेर में मिलता है, बीकानेर में मिलता है, नागौर जिले में मिलता है। इसी तरह से हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे चंबल नदी है तो उस पर जो है राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है, जवाहर सागर बांध बना हुआ है और कोटा बैराज बना हुआ है। तो हम राजस्थान की ज्योग्राफी, एनिमल, खनिज, यहाँ की कल्चर, यहाँ की रिवर्स, यहाँ ड्रेनेज सिस्टम, क्रॉप्स, एनिमल वेल्थ, ये सब बातें वही पूछते हैं जो कि सामान्यतया 10वीं 11वीं 12वीं के स्टूडेंट्स के लेवल पर पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है। और ये बातें पूछते हैं, उसी को आपको ध्यान से पढ़ना है ताकि आप प्रश्नों को सही तरीके से कर सकें। तो इन विकट परिस्थितियों में, जैसा कि मैंने आपको सबको मालूम है कि हम सब एक विकट परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। कोविड-19 में पहले कुछ केस काफ़ी कम हो चुके थे, अब वापस केस बढ़ रहे हैं कई राज्यों में, राजस्थान में बढ़ रहे हैं, जो चिंता का विषय है। तो सभी को जो है सावधानी बरतने की जरूरत है। हर व्यक्ति का योगदान है। जितनी सावधानी बरतते हुए हम आगे बढ़ेंगे उतना ही इसको हम मैनेजमेंट अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो मैं इन विकट परिस्थितियों में आप सभी को एडवांस में शुभकामनाएं देता हूं। हम वापस मिलेंगे और आगे और बात करेंगे इस बारे में। तो कोविड-19 की विकट परिस्थितियों को देखते हुए हम सब सावधानी बरतें और अपने जो डेयरी सेक्टर में जो वैकेंसीज निकली हुई है उसकी तैयारी अच्छी तरह से चालू करें और सही गाइडेंस में इसको आगे बढ़ाने के लिए
प्रयत्न करते रहें। थैंक यू।